नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी से। ये वीडियो जो हम लोग पृष्ठभूमि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की, उसी का थर्ड पार्ट है। तो इसके पहले हम लोगों दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 1773 से लगाकर 1813 तक के जितने भी चार्टर एक्ट आए हैं उनको समझ चुके हैं। ये इसमें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं चार्टर एक्ट जो आया था 1833 को। उसके पहले क्या करते हैं, 5 मिनट के लिए हम लोग पिछले जो भी वीडियो में समझा था, मतलब सेकंड वीडियो में समझा था, उसको 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें याद कितना है, क्योंकि जितना हमें याद होगा उतना ही पेपर में हम परफॉर्मेंस कर पाएंगे। हम 10 किताबें पढ़ लें लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा अगर मुझे एक किताब भी याद ना रहे। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग 5 मिनट में रिवीजन करने वाले हैं एक बार फिर से। देखिए, सबसे पहले अगर कल बात करें तो हम लोगों ने एक 1773 का जो भी रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, उसमें कुछ कमियां थी। कमियों को दूर करने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए हमारा 1781 में आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ गया था। ठीक है, इसके बाद एक 1784 में आया, उसके बाद एक 1786 में आया, और इसके 20 साल के बाद अगला रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1793 में। ठीक, इनको हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ा था। एक बार इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि 1773 था, इस रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां क्या क्या थी। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल होगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो होगा वो उसके बीच, और अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसके बीच मतभेद होता है तो कौन ज्यादा पावरफुल होगा, इस चीज का डिसीजन नहीं दिया गया था 1773 में। दूसरी चीज ये है कि कोर्ट जो भी, अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो किसी व्यक्ति को पकड़ेगी, इंडियन मान लीजिए किसी व्यक्ति को पकड़ेगी, तो इसके ऊपर इंडिया के लॉ जो होंगे वो वर्क करेंगे या ब्रिटेन के लॉ होंगे वो वर्क करेंगे, इस चीज का डिसीजन भी नहीं था 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में। तो ये दो निर्णय हो गए। एक मतलब ये दो कमियां इनकी थी। एक और इनकी तीसरी कमी थी कि जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उसके अधीन आते थे। ये जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल है, मान लीजिए बंगाल, और इसी के अंदर में दो आते थे बंबई के और मद्रास के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो हालांकि ये दोनों गवर्नर जनरल जो थे इसके अधीन वर्क करते थे, मतलब इसके कंट्रोल में थे, लेकिन पूरे तरीके से इसका बात नहीं मानते थे। ये भी इसमें कमियां थी। तो 1773 में ये कमियां थी, इनको दूर करने के लिए 1781 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, मतलब 1781 में एक एक्ट आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसको बोलते हैं। और इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया था, देखिए, जो कमियां उन्हीं को दूर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इसकी पावर को आपस में डिस्कशन किया गया था कि किसकी क्या पावर होगी। तो यहाँ पे पहली बार शक्तियों का बंटवारा हुआ था। वहीं अगर 1784 की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या हुआ था, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में डबल टी से हम लोगों ने याद रखा था कि यहाँ पे डबल गवर्नमेंट चालू हुई थी। डबल गवर्नमेंट का मतलब है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पर नई संस्था बन के आई थी। 1773 में बन के आई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 1773 में बनी थी, जबकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन के आया था। ठीक है, और इसी में 1784 वाले में आपके पिट्स इंडिया एक्ट में ये बताया गया था कि जो ब्रिटेन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी भारत में टेरिटरी है, जो भी उसके क्षेत्र हैं, वो अब ब्रिटेन गवर्नमेंट के अधीन हो जाएंगे। यहाँ पर इस चीज को भी बताया गया था। ठीक है, तो और 1786 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस बने थे। उन्होंने बोला था कि हम तभी गवर्नर बनेंगे जब हमको जो भी यहाँ की सेना है उसका प्रमुख बनाया जाएगा, मतलब कमांडर जनरल इन चीफ बनाया जाएगा, और काउंसिल के फैसले को मानने या ना मानने का उसको अधिकार होगा। फिर वहीं अगर बात करें तो 1793 के बारे में अगर हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें बताया गया था कि जो कंपनी का एक्ट है, मतलब कंपनी को व्यापार करने का अधिकार है, उसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। और जो कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट, उसके यहाँ पर व्यापारिक कार्य और न्यायिक कार्य, जो भी इसका व्यापारिक कार्य है, व्यापारिक और न्यायिक कार्य को अलग कर दिया गया था। ठीक है, व्यापारिक और न्यायिक कार्य को अलग किया गया था। एक यहाँ पर ये चीज इसको बताया गया था।
वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वेतन कौन देगा, इसमें ये भी बताया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ काउंसिल, इन दोनों का वेतन कौन दे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन कहां से मिलेगा, एक कंपनी से दिया जाएगा, ये भी इसमें बताया गया था। इसी 1793 में ओपीएम ट्रेड, मतलब कि यहाँ पे समझ सकते हैं कि अफीम के व्यापार की शुरुआत हुई थी, क्योंकि कंपनी ने जो है बाकी व्यापारियों को लाइसेंस देना प्रारंभ कर दिया था। तो इतनी चीजें हम लोगों ने जो है पढ़ी थी, और भी चीजें हैं, बाकी वीडियो आप देख लीजिएगा, हमने शॉर्ट में रिवीजन करने का कोशिश किया है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज में चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो यहां पर इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही कायदे से, एक एक वर्ड को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में सब कुछ आता रहेगा। ठीक है, देखिए जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इसी को सेंट हेलेना आइसलैंड एक्ट भी कहते हैं। सेंट हेलेना आइसलैंड एक्ट भी कहते हैं क्योंकि अफ्रीका के पास में एक सेंट हेलेना आइसलैंड था, जो उस समय ब्रिटिश कंपनी के अंडर में था, या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था। और इसी सन में 1833 में उसको कंपनी ने अपने अंडर में, मतलब गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया था। या दूसरी अगर बात करते हैं तो यहीं पर मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन होता है, मैक्सिमम कॉलोनाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन जो है यहां पर होता है, मतलब केंद्रीकरण, अधिकतम केंद्रीकरण अगर बात करते हैं तो अधिकतम केंद्रीकरण होता है हमारे 1833 के चार्टर एक्ट में। अधिकतम केंद्रीकरण कैसे होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसको गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद हटाकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और भारत का गवर्नर जनरल, देखिए बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके पद को इतना विस्तार कर दिया गया था, उसके पद को मतलब उसकी पावर को बढ़ा दिया, सारी पूरे इंडिया की पावर जो है, गवर्नर जनरल की पावर उसमें आके समाहित हो गई थी, मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया था, मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन हुआ था। तो इस तरीके का अब सोचिए, देखिए अब यहां पर जो है, तो अगर भारत का गवर्नर जनरल बना रहे तो कुछ अलग होना चाहिए, कोई एंटिक पीस होना चाहिए। तो एंटिक से आप याद रख सकते हैं कि बेंटिक, विलियम बेंटिक जो है ये प्रथम गवर्नर जनरल जो है बने थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे वो यहाँ पर विलियम बेंटिक बने थे। वहीं अगर अगली बात करें तो जो इसके पहले के जो भी नियम आए थे, इसके पहले जैसे चार्टर एक्ट के पहले के जो भी 1833 के चार्टर एक्ट के पहले के जो नियम आए थे, जो भी नियम अधिनियम थे, इनको अब एक्ट बोला जाएगा। अब जो 1833 के बाद से जो भी बनेंगे अब वो एक्ट कहलाएंगे, पहले जो थे वो रेगुलेटिंग या चार्टर थे, अब इसके बाद एक्ट वगैरह बोले जाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज अगर बात करते हैं तो भारत में स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए, स्टेबल स्थायी नियम बनाने के लिए, भारत में स्थायी नियम बनाने के लिए भारतीय विधि आयोग, भारतीय विधि आयोग का मतलब है यहाँ पर इंडियन लॉ कमीशन का भी गठन किया गया था। इंडियन लॉ कमीशन का गठन किया गया था, किस लिए किया गया था, ताकि यहां पर इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट या स्टेबल जो है वो लॉ बन सके, ऐसे लॉ बन सके जो भारत के लोगों के काम आ सके। ठीक है, तो अगर इंडियन लॉ कमीशन बना है, कोई भी कमीशन बनता है तो उसके कोई ना कोई अध्यक्ष होते हैं या चेयरमैन होते हैं। तो लॉर्ड जो कॉर्नवालिस थे, सॉरी लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष या चेयरमैन बने थे। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी है। विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बने थे। इंडियन लॉ कमीशन का, भारतीय विधि आयोग का पहली बार गठन हुआ था। 1833 का चार्टर एक्ट चल रहा है। यहाँ पर अधिकतम सेंट्रलाइजेशन हो चुका है, या फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, या अंतिम जो है स्टेप था ये सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण का अंतिम स्टेप था। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्या किया गया था इसमें कि देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कल 1813 में, 1813 में क्या हुआ था कि जो भी कंपनी का, देखिए आप, मैं याद रखने का ट्रिक बता दूं, जिसे लिखा 13 से आप याद कीजिए कि 13 जो है, 13 व्यापार में सब अधिकार खत्म हो जाएगा, मतलब तेरी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने जो है उससे बोला कि तेरी मोनोपोली जो है वो खत्म कर दी जाएगी। मोनोपोली मतलब एकाधिकार खत्म। तो 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली मतलब व्यापार पर एकाधिकार खत्म करके अन्य कंपनियों को भी आने की इजाजत दी गई थी। लेकिन चाय और चीन पर इसका अभी भी प्रभुत्व था, जबकि इस 1833 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी एकाधिकार है अब उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। ठीक है, अब हर चीज में, चीन और चाय में भी इसका एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज देखते हैं, अब जब व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो चुका है तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक निकाय के रूप में बन के रह जाती है, मतलब अब ये केवल एक गवर्निंग बॉडी बनकर रह गई है। व्यापार के जो भी गतिविधियां थी उसको समाप्त कर दिया जाता है और जो पुराने नियम थे उनको अब एक्ट वगैरह कहा जाएगा। इतनी चीज हम लोग समझ चुके थे। अगली बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि 1833 का जो ये चार्टर एक्ट था या जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, इसी में सबसे पहले जो है सिविल सेवकों की ओपन भर्ती कराने का प्रयत्न किया गया था। मतलब ओपन भर्ती का मतलब कोई भी, चाहे वो भारतीय हो या विदेश या अंग्रेज वगैरह हो, इनमें से कोई भी हो, वो सिविल सेवक की भर्ती में एग्जाम में मतलब भाग ले सकता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन कर सकता है। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पद था उसने इस चीज का विरोध किया, जिसकी वजह से 1833 में सिविल सेवकों की जो खुली प्रतियोगिता थी वो नहीं हो पाई थी। अगर 1833 में हुई सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता होती तो उस समय ही भारतीयों को अधिकार मिलता कि वो सिविल सेवा का मतलब एग्जाम वगैरह देकर ऊंची पोस्ट पर पहुंच सके। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया और ऐसा कुछ हो ना पाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, अगर जाना जाए विरोध क्यों किया, तो अब समझिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसके सारे के सारे मेंबर जो थे वो ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में सब अंग्रेज थे। अब आप खुद सोचिए कि अंग्रेज कभी चाहेंगे कि उनके बराबर या उनसे एक स्टेप नीचे कोई भी भारतीय जो है वो अधिकारी बन के रहे? आप खुद सोचिए कि अगर ये अंग्रेज हैं तो ये कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है, ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी यहां पर आए, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी इंडियन जो है ऊंची पोस्ट पर आए। इसीलिए उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्य हैं उन्होंने विरोध किया था और ओपन जो भर्ती होने वाली थी सिविल सेवकों की वो नहीं हो पाई। ठीक है, तो कितने पॉइंट समझे थे आपने? 1833 का जो रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर अधिनियम है, ठीक है, मैक्सिमम कॉलोनाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन था, अधिकतम केंद्रीकरण था। इसके पहले के जो भी, अब इसके बाद जो नियम बनेंगे अब उनको एक्ट बोला जाएगा। ठीक है, इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना हुई थी, इसी में लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे और कंपनी का मोनोपोली पूरी तरीके से या एक अधिकार पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। कंपनी प्रशासनिक इकाई बनकर रह गई थी। 1833 में सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो इस चीज को हम लोग क्लियर समझ चुके हैं। अब 1833 का जब चार्टर जो है वो समाप्त होता है तो इसके 20 साल बाद मतलब 1853 में अगला चार्टर अधिनियम वगैरह आएगा। ठीक है, तो अगले चार्टर की बात करते हैं। तो अगला चार्टर यहां पर आता है 1853 में। अब 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या था, एक बार इसको भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है कि 1857 के पहले जो है ये चार्टर एक्ट आया था 1857 और ये लास्ट चार्टर एक्ट था। तो अगर बोला जाए कि चार्टर एक्ट, लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा था, तो वो जो था आपका 1853 का चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट था, ये लास्ट था। तो इसमें क्या प्रावधान किए गए थे इस चीज को समझते हैं। इसमें क्या किया गया था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, अब पहले तो एक बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ये दो चीज को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए यहां पे समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव क्या होता है। दो टर्म आपने कभी सुने होंगे, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव। इसको बोलते हैं कार्यकारी, इसको बोलते हैं विधायी। ठीक है, अब दोनों का वर्क समझते हैं कि क्या करते हैं। मान लीजिए कि किसी चीज पर कोई नियम बनना है, जैसे मान लीजिए यहां पर शिक्षा पर कोई नियम बनना है। ठीक है, शिक्षा पर कोई रूल नियम बनना है, तो उस नियम को ये लेजिस्लेटिव के जो सदस्य हैं, लेजिस्लेटर हैं, वो बनाएंगे और उस नियम को लागू करने का जो कार्य है
वो एग्जीक्यूटिव करेंगे, मतलब कार्यकारी जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, समझ में आया लेजिस्लेटिव क्या चीज होती है और एग्जीक्यूटिव क्या चीज होती है। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो नियम बनाते हैं और उनको जो लागू करते हैं वो कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री हैं अपने पीएम, वो लेजिस्लेटिव है, विधायी या विधायक है, ठीक है, विधायी के अंग है। अब ये नियम बनाते हैं और इन नियम को लागू करने वाले कौन होते हैं? आईएएस या पीसीएस वगैरह जो कार्यकारी हैं, आईएएस या आईपीएस वगैरह जो कार्यकारी होते हैं, ये इन नियमों को लागू करते हैं। मतलब फील्ड पे जो वर्क करते हैं, जो लास्ट स्टेज में वर्क करते हैं जाके, वो यहाँ पर कार्यकारी एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव आप आई थिंक समझ चुके होंगे। ठीक है, एक और टर्म होता है यहाँ पर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के साथ साथ एक लास्ट टर्म या एक और टर्म होता है जुडिशियल। जुडिशियल जो न्यायिक वर्क को करते हैं, जुडिशियल। ठीक है, एक और लास्ट टर्म था जुडिशियल। जुडिशियल मतलब न्यायिक कार्य को करने वाले, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज वगैरह होते हैं वो आपके जुडिशियल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम लोग कार्यपालक मतलब कार्यकारी या कार्यपालक या एग्जीक्यूटिव को समझ चुके हैं, विधायी मतलब लेजिस्लेटिव या विधायिका को समझ चुके हैं। ठीक है, विधायिका के अंदर जैसे हमारे पार्लियामेंट आ जाता है, विधानसभा और विधान परिषद, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर समझ चुके हैं। तो 1853 का जो हम लोग चार्टर अधिनियम पढ़ रहे थे, इसमें से समझते हैं कि एक लास्ट चार्टर अधिनियम था। लास्ट कैसे था? क्योंकि इसके बाद क्या है कि सैनिक विद्रोह हो गया था, 1857 की क्रांति हो गई थी, उसके बाद में कंपनी का शासन चालू हो गया था और गवर्नमेंट का शासन चालू हो गया था और कंपनी का शासन उस समय बंद हो चुका था। तो ये लास्ट चार्टर एक्ट था। हाँ, इसमें संवैधानिक ढांचा बनाने का प्रयत्न किया था थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्या है कि एक मिनी पार्लियामेंट की शुरुआत की थी। मिनी पार्लियामेंट का मतलब है कि जैसे संसद है अभी का, तो उसी तरीके का एक छोटा सा पार्ट बनाया था संसद का, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे। ठीक है, तो इसके तहत क्या किया गया था? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया था, काउंसिल बनाया गया था। ठीक है, इसमें क्या थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल में 12 मेंबर थे, मेंबर। तो अगर बात करते हैं लेजिस्लेटिव का मतलब विधायी काउंसिल, विधायी काउंसिल, विधायी समिति जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, तो यहां पर विधायी समिति का गठन किया गया था, इसमें 12 सदस्य थे। इसी को बोलते हैं मिनी पार्लियामेंट। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनी पार्लियामेंट। तो यहां पर मिनी पार्लियामेंट का गठन जो है 1853 में किया गया था। ठीक है, और क्या किया गया? हाँ, इस देखिए जो मिनी पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसी के तहत अब 1853 के जो मिनी पार्लियामेंट बनी थी, इसी के तहत जो आधुनिक पार्लियामेंट है, आधुनिक संसद है, उसकी नींव भी इसी एक्ट के तहत पड़ी है। आप इस चीज को याद रखिए, जो आधुनिक पार्लियामेंट है उसकी नींव इसी तरीके, इसी के रूप में पड़ी है, मतलब इसी से प्रेरित होकर पड़ी है। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर इतनी चीज हम लोग क्लियरली समझ चुके हैं। इंडियन सेंट्रल काउंसिल का गठन हुआ था, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का भी गठन किया गया था, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का भी गठन किया गया था, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, इसका भी गठन किया गया था इसी एक्ट के तहत, जो है 1853 के एक्ट के तहत किया गया था, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था। अगली चीज क्या जानते हैं कि पहली बार जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल, अब थोड़ा सा इधर नीचे समझते हैं। ठीक है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इसके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसके प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग अलग किया गया था। मतलब प्रशासनिक इसके कार्य क्या होंगे, उस चीज को, प्रशासनिक और विधायी कार्यों को यहां पर अलग अलग किया गया था। ठीक है, यहां पर पहली बार जो है, देखिए पहली बार तो जो है ओपन भर्ती, जो सिविल सेवकों की ओपन भर्ती का प्रयास किया गया था, वो 1833 में किया गया था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इस चीज को अब 1853 में पहली बार सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और 1800
1954 में जो है ये प्रतियोगिता हुई। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए या इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, उसका नाम था मैकाले समिति। ठीक है, मैकाले समिति बनी थी। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है मान लीजिए कि मैकाले समिति किससे संबंधित थी, तो मैकाले जो समिति थी वो सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता के लिए संबंधित थी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर समझ में आई। अगली चीज क्या समझने वाले हैं कि हम लोग जो गवर्नर जनरल की परिषद है, देखिए गवर्नर जनरल जो थे उसके लिए एक परिषद का, देखिए इसमें प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था। आपको इस जगह बताया केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, और गवर्नर जनरल जो था उसके लिए एक परिषद का गठन किया गया था। परिषद का मतलब उसके हेल्प के लिए एक अलग से, पहले काउंसिल ऑफ 4 थी, उसी तरीके अब गवर्नर जनरल परिषद का गठन किया गया था। 4 की जगह इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, और जो 6 सदस्य थे उसमें 4 का चुनाव जो होता था वो प्रांतों से होता था। प्रांत का मतलब जो है भारत के अलग अलग, जहां पर ब्रिटिश कंपनी का डायरेक्ट जो है शासन नहीं चल रहा है, वहां पे बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा, बंगाल, मद्रास और बंबई और आगरा, इन 4 जो है प्रांत, इससे सदस्य लिए गए थे। गवर्नर जनरल जो था उसकी जो परिषद बनी थी उसमें 6 सदस्य होने थे, उसमें से जो 4 सदस्य थे वो स्थानीय प्रांत जो है बंगाल, बंबई, मद्रास और आगरा से लिए गए थे। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया कि जो कंपनी का शासन था उसको विस्तारित किया गया। कंपनी का शासन क्या, कंपनी का जो है इसको पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया, और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ब्रिटेन गवर्नमेंट वो वर्क कर रही है। तो भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का कार्य किया गया। मतलब अब जो भी इंडिया में ब्रिटेन की टेरिटरी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी मतलब उसके क्षेत्र थे, अब कंपनी अपने उत्तराधिकारियों को या उसके विश्वास पात्र जो लोग थे उसके अंडर में देने का प्रयत्न कर रही थी। ठीक है, तो पूरे तरीके से उसको कब्जे में ले रखा था। बताया आपको कि खुली प्रतियोगिता जो है उसका गठन किया गया था, मैकाले समिति का भी गठन कर दिया गया था। 1854 मैकाले समिति बनी थी। ठीक है, और मिनी पार्लियामेंट के बारे में आपने समझा है कि यहाँ पर एक बनाया गया था, 12 सदस्यों की एक विधायी समिति का गठन किया गया था। छोटी सी विधायी समिति बनाई गई थी पहली बार। ठीक है, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद बता दिया गया है। एक चीज और इसमें समझने का प्रयत्न करते हैं थोड़ा सा, कि देखिए इसको मैं इरेज करता हूं एक बार, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो जो उस समय ओपन भर्ती चालू हुई थी सिविल सेवकों की, वो 2 तरीके की थी। सिविल सेवक इसमें 2 थे। 2 तरीके का मतलब है, एक थोड़ा लोअर सिविल सर्विस थी, लोअर मतलब थोड़ा लो जॉब थी सिविल सर्विस में, जैसे अभी भी रैंक कम वालों को मिलती उस तरीके का। दूसरी थी एक हायर सिविल सर्विस। हायर सिविल सर्विस का मतलब अभी भी जो हायर पोस्ट मिलती है जाके, ठीक है, हायर सिविल सर्विस, लोअर सिविल सर्विस। जो लोअर सिविल सर्विस थी उसके जो है एग्जाम वगैरह सब इंडिया में ही कंडक्ट कर दिए जाते थे, सब कुछ यहीं पे हो जाता था। जबकि हायर सिविल सर्विस है, अगर उसकी प्रतियोगिता देनी है तो उसकी प्रतियोगिता देने के लिए आपको रिकमेंडेशन चाहिए होती थी। पहली बात तो एक इसकी ये कहाँ पे इसका एग्जाम होता था, एक ब्रिटेन में ही यूनिवर्सिटी थी, हेलेबर्ग यूनिवर्सिटी, हेलेब्री यूनिवर्सिटी। ठीक है, हेलेब्री यूनिवर्सिटी जो थी उसी में इसका जो है एग्जाम होता था। इसके लिए क्या करना पड़ता था, अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिकमेंडेशन मिलेगा, अगर वो अनुसरण करेंगे, वो आपका हेल्प करेंगे, वो चाहेंगे, तभी आप इस एग्जाम को दे पाएंगे हाईली सिविल सर्विस के लिए, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो 1833 में पहले ही नहीं चाह रहा था कि कोई भी सदस्य जो है वो इंडिया का जो कोई भी सदस्य है वो ऊंचा अधिकारी बने, तो ये अब भला चाहेगा कि कोई हायर सिविल सर्विस एग्जाम दे के हेलेब्री को यूनिवर्सिटी में जाके इसको एग्जाम को पास करे, तो ऐसा तो नामुमकिन था, तो ये तो होने वाला नहीं था। ठीक है, तो 1800 जो यहाँ पर 53 है या 1853 इसका चार्टर एक्ट था, इसको हम लोगों ने समझा है। एक बार शॉर्ट रिवीजन है। इसमें क्या किया गया था, मिनी पार्लियामेंट की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की शुरुआत करी गई थी। विधायी समिति जो बनी थी उसमें 12 सदस्य थे, और इसी में पहली बार जो है खुली प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें खुली प्रतियोगिता सिविल सर्विस की कराई गई थी। ठीक है, और
जो कंपनी है उसने पूरे अपने तरीके से विस्तार कर लिया है, और यहाँ पर अभी तक इस समय जो भी मोनोपोली है खत्म हो चुकी है पहले ही 1833 में। यहाँ पर अब कंपनी का कुछ नहीं, केवल एक प्रशासनिक इकाई की तरह वर्क कर रही है। मैकाले समिति का गठन करा गया था ताकि वो कर पाए आराम से सिविल सर्विस एग्जाम को कंडक्ट कर पाए। ठीक है, गवर्नर जनरल जो थी उसकी परिषद बनाई गई थी। गवर्नर जनरल परिषद में 6 सदस्य थे, उसमें से 4 को मुंबई मद्रास बंगाल आगरा से लिया जाना था। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है आपका 1853। अब इसके नेक्स्ट बात क्या हुआ, देखिए अब क्या है, अब चलता है यहां से कंपनी का शासन। कब, देखिए अगर हम लोगों ने पढ़ा है 53, तो 53 के 20 वर्ष के बाद अगला जो भी चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट है वो आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन ये था कि 1857 में सैनिक विद्रोह हो गया। ठीक है, मंगल पांडे ने सैनिक विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, 1857 की क्रांति आप एक काफी डीप चैप्टर है, उसको आपको अलग से पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ओरली थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि 1857 की क्रांति हुई थी जिसमें मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर छावनी से थे, और उन्होंने मतलब जो कारतूस है वो सुअर और गाय के, इन दोनों के कुछ मीट वगैरह या चर्बी वगैरह से मिलकर बनी थी, जिससे उन्होंने चलाने से मना कर दिया गया था और उनको जेल वगैरह में भर्ती कर दिया गया था। वहां से विद्रोह की शुरुआत हुई थी, और 1857 की क्रांति के बाद पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हिल चुका था। उस समय जो है अब पूरी तरीके से जो भी शासन था वो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया था। देखिए था ये पहले ही, लेकिन फेस ये इस जो है इसके पहले वो कंपनी का सामने रख रहे थे कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही शासन चला रही, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, हमारी कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन रियल में बैकग्राउंड से यही शासन चला रहे थे ये लोग। ठीक है, अब क्या है कि अब जब 1857 की क्रांति खत्म हुई तो पूरी तरीके से खुलकर जो है ब्रिटेन गवर्नमेंट सामने आई और उसने सब कुछ अपने अंडर में ले लिया। उस समय 1858 में एक एक्ट पारित किया गया था जिसको बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत सरकार अधिनियम, देखिए इस नाम से पहली बार ये अधिनियम आया है कब, 1858 में। इस 1858 में क्या किया जाएगा, अब ध्यान से समझिएगा जरा एक एक चीज को। 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इसमें क्या हो रहा है इस चीज को समझेंगे। तो जो भी भारत का शासन था, ठीक है, भारत का शासन सीधे ही ब्रिटेन गवर्नमेंट मतलब महारानी विक्टोरिया ने अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है, और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद था, जिसमें विलियम बेंटिक को बनाया गया था पहला गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उस पद को हटाकर अब वायसराय नाम रख दिया गया। देखिए इन्होंने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि भारत में रहना है ना, तो कुछ देसी नाम वगैरह रख के और भारत के लोगों को अपने में मिलाएंगे तभी हम लोग शासन कर पाएंगे, क्योंकि अब पूरा का पूरा भारत विद्रोह में आ गया। देखिए कंपनी अभी भी 1858 में जो है ब्रिटेन गवर्नमेंट महारानी विक्टोरिया मतलब डायरेक्ट जो है अपने अंडर में ले रही। इसके आप सोचिए जरा, इसके लगभग जो है 90 सालों तक और शासन चला। मतलब समझ रहे हैं, देखिए ब्रिटेन गवर्नमेंट अगर ना चाहती तो जो है जाने कब इंडिया मतलब ये कभी भारत गुलाम होता ही नहीं, मतलब भारत कभी भी उनके अंडर में रहता ही नहीं। तो इसके बाद भी 90 साल अगर शासन चला है तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो ब्रिटेन की थी वो खुद ही चाहती थी कि भारत को गुलाम बना के रखें, भारत को एक अपनी कॉलोनी बना के रखें। ठीक है, तो ब्रिटिश जो ताज है उसके अंडर में पूरा आ चुका था। और जो वायसराय बनाया गया था, भारत का जो वायसराय था, वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, वो सबसे, अब देखिए ये सोच रहे थे, महारानी विक्टोरिया सोच रही थी कि हु कैन मतलब अब विद्रोह के बाद कौन कर सकता, हु कैन, तो कैन से आपको याद रखना है कैनिंग ओनली, कैनिंग कैन। ठीक है, तो जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के प्रथम वायसराय बनकर सामने आए थे। उसी के बाद बात करते हैं, तो इसके पहले आपने देखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम की दो संस्थाएं थी जो पूरा कंपनी को मैनेज कर रही थी। ठीक है, ये कंट्रोल सैनिक और प्रशासनिक कार्य देखता था, डायरेक्टर्स व्यापारिक कार्य देखता था। तो 1858 में जो एक्ट आया था भारत
का जो आया था एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके तहत इन दोनों संस्थाओं को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। मतलब यहां से द्विशासन प्रणाली समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और उसमें क्या किया गया था। इन दोनों को डिमोलिश करके, इन दोनों को हटाकर एक नए पद की शुरुआत करी गई थी जिसमें बोलते हैं भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव उस समय सबसे पावरफुल बॉडी थी भारत में। अब ये क्या करती थी, भारत का जो भी शासन है वो अपने नियंत्रण में लिए थी, और ये पूरा जो है, ये भारत का जो राज्य सचिव था ये पूरा ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंडर में था, पूरी तरीके से ब्रिटेन गवर्नमेंट के जो है उत्तरदायी था, ब्रिटेन संसद या ब्रिटेन गवर्नमेंट के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, और भारत का जो सचिव है, ये मान लीजिए भारत का सचिव, इसको हेल्प करने के लिए ऐसे 15 लोगों की और सदस्य जो है नियुक्त किए गए थे, जिसको परिषद बोलते हैं। ठीक है, भारत सचिव का परिषद बोलते हैं। 15 सदस्य और थे इसकी हेल्प करने के लिए। और इसका जो देखिए, अभी आप समझिए, जैसे प्रधानमंत्री है, उस कैबिनेट का मेन हेड होता है, उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे ये सदस्य होते हैं, कैबिनेट के सदस्य होते हैं, तो इसकी हेल्प कर रहे होते हैं इस समय। तो उसी तरीके से भारत के सचिव की हेल्प करने के लिए 15 ही सदस्य नियुक्त करे गए थे, और अध्यक्ष भी जो था ना वो भारत का सचिव ही था। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें क्या किया गया था, जो भारत का सचिव का जो की परिषद का गठन किया गया था जिसमें ये 15 सदस्य थे। अब ये जो भारत का सचिव इस तरीके से था कि इस पे ये इंग्लैंड में भी मुकदमा चला सकता था किसी के ऊपर, मतलब किसी अधिकारी के ऊपर, और भारत में भी किसी पे भी मुकदमा चलाया जा सकता था इसके तहत। पहले क्या था कि इंग्लैंड में किसी के ऊपर मुकदमा वगैरह नहीं चलाया जा सकता था। अब इसमें ये कर दिया गया था कि भारत के ऊपर और ब्रिटेन में, दोनों में किसी भी अधिकारी पर मुकदमा चलाया जा सकता था। अब जो ये 1858 का, ठीक है, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। देखिए, डायरेक्ट जो रानी थी, जो क्वीन विक्टोरिया थी, उसने आके तो इस चार्ट को पढ़कर सुनाया नहीं था, तो इलाहाबाद दरबार लगा था। ठीक है, इलाहाबाद दरबार लगा था, और उस इलाहाबाद दरबार में 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने इस पूरे चार्टर को या इस पूरे भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़कर सभी को सुनाया था यहां से। और जो यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या भारत का जो सचिव था, राज्य सचिव जो करके था, ठीक है, भारत का सचिव या भारत का ये राज्य सचिव, ये सबसे पावरफुल बॉडी बनकर आई थी, भारत का राज्य सचिव। और जो पहली बार चार्ल्स वुड जो थे, चार्ल्स वुड, ठीक है, तो चार्ल्स वुड जो थे, देखिए लकड़ी, इनका नाम ही कैसे लकड़ी, जो चार्ल्स वुड थे वो सबसे पहले भारत के सचिव बने थे। मोस्ट पावरफुल पद था इस समय। ठीक है, और ये क्राउन के लिए डायरेक्टर जो है, क्राउन के लिए उत्तरदायी थे। तो इतनी चीजें हम लोगों ने पूरा यहाँ पर पढ़ लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीख रखा है यहाँ से। हाँ, एक चीज और, इसी को गुड गवर्नमेंट भी बोलते हैं, गुड गवर्नमेंट। अब गुड गवर्नमेंट का क्या मतलब, कोई अच्छी गवर्नमेंट थी क्या? तो अच्छी गवर्नमेंट होती तो भारत को पहले ही आजाद कर देती। आप थोड़ा सा सोचिए ना, इसका नाम सिर्फ गुड है, ये नाम से गुड है। वो आपने एक डायलॉग सुना होगा कि नाम से विलन और काम से हीरो, है ना? तो ये नाम से तो हीरो है लेकिन काम से विलन है, उल्टा है उसका। ठीक है, तो गुड गवर्नमेंट में क्या था, इसका सीधा सा आप मतलब समझिए कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, ना कि बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट थी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि आपने 1858 तक का जो भारत शासन अधिनियम है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, यहाँ तक सब कुछ समझ लिया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट उस चीज को सुझाव वगैरह दे सकते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद अभी कल वाले में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी 1773 से लगाकर 1773 से ये 1858 तक के जितने भी हम लोगों ने ये एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट जो भी पढ़ा है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर के किसी एग्जाम में आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि एक साथ हमारा रिवीजन हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और हमें कैसे सपोर्ट करना है
ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद इतने समझदार हैं अगर इस चीज यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और जुड़े रहिए हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज।